नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आशा है कि आप सभी खुश होंगे, मज़े में होंगे। और पिछली जो हमारी राजनीति विज्ञान की सुपर मैराथन का भाग फर्स्ट आया था, उसके अंतर्गत हमने कई बिंदुओं पे हमने चर्चा की थी और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के रूप में हमने उनको समझने का प्रयास किया था। और किस प्रकार से जो प्रश्न बनते हैं, जो एनसीईआरटी से जो 11th और 12th की बुक है उससे जितने भी प्रश्न बन रहे थे, चाहे वो विदेश नीति से हो, चाहे वो भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल से संबंधित हो, या और भी कई प्रकार के जो प्रश्न बन रहे थे वो हम सभी लेके आए। तो आज हमारा जो उद्देश्य है वो है कि हम इन बिंदुओं पे चर्चा कर ले। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें प्रस्तावना, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, प्रस्तावना का क्या महत्व है और प्रस्तावना में क्या क्या सम्मिलित है और प्रस्तावना का जो उद्देश्य है वो कब पारित किया गया था, तो इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। फिर दूसरा जो हमारा बिंदु है ऑब्जेक्टिव में वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। तीसरा जो हमारा बिंदु है वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व। और चौथा जो बिंदु है वो है मौलिक कर्तव्य। तो साथियों, इन चारों टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव, प्रस्तावना से हो, चाहे मौलिक अधिकार से हो, चाहे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से हो, चाहे मौलिक कर्तव्य से है, अगर इन प्रश्न यहाँ जो ऑब्जेक्टिव हम हल करवाएंगे उनसे अगर कोई बार प्रश्न आता है, पहली बात तो नहीं आएगा, दूसरी बात अगर आता है तो वो आपके सिलेक्शन को, यानी कि जो आपका चयन है सिलेक्शन को प्रभावित नहीं करेगा। अर्थात आपके चाहे मेरिट में ऊपर नीचे हो जाए कुछ, लेकिन सिलेक्शन को प्रभावित नहीं करेगा। और इससे बाहर जो प्रश्न आएगा वो उनका सही होगा जो क्या करते हैं, किताब को ऐसे स्कैन करते हैं और स्कैन करके हाँ मैंने पढ़ लिया और जाके ये A, B, C और D किसी में से एक में तुक्का मारते हैं, उनका सही हो जाएगा। बाकी जो अच्छी तैयारी करके जाएगा उनके लिए ऐसे प्रश्न अनटचेबल होंगे और ऐसे प्रश्नों को टच भी नहीं करना चाहिए जो हमने कभी पढ़े नहीं हैं और ना ही हमने कभी ऐसे प्रश्न कहीं सुने हैं इस प्रकार से। तो शुरुआत करते हैं अब आप आज के प्रश्नों की। सबसे पहले हम जान लेते हैं, प्रस्तावना की बात करेंगे तो प्रस्तावना को एक बार जान लेते हैं कि प्रस्तावना से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। प्रस्तावना से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं उनमें सबसे पहले भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, क्या ये संविधान का भाग है या नहीं है। इस पे कई बार ऐसे प्रश्न उठे हैं, क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना है वो उसका भाग है या नहीं है। तो ये भारतीय संविधान का ही भाग है प्रस्तावना। और प्रस्तावना का अर्थ होता है किसी भी, मान लीजिए कि कोई पाठ तैयार किया है, उस पाठ का क्या उद्देश्य है, वो पाठ हम क्यों बनाया है, उसे ही प्रस्तावना कहा जाता है। जैसे भारतीय जो संविधान है वो क्यों बनाया गया है, उसका क्या उद्देश्य है, वो किसके लिए बनाया गया है, तो यही प्रस्तावना कहलाती है। तो अब देखिए, सबसे पहले उद्देशिका या प्रस्तावना, इसके अंतर्गत एक बार इसको आप याद कर लीजिए
उद्देशिका को। आपके इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, हर बार कहीं ना कहीं इससे प्रश्न बनता है, और वो अगर हम इस उद्देशिका को नहीं देखते हैं तो उसमें हमारे गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसको सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, देखिए ये जो यहाँ पे बात कही गई है ये नागरिकों के लिए है, इस बात का आप ध्यान रखें। और कौन कौन से शब्दों का इसके अंदर समावेश किया गया है, तो सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व। कई बार इनका क्रम पूछा गया है कि क्रम क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इनका क्रम आप याद कर लीजिए। 1 नंबर पे ये आएगा, 2 पे ये आएगा, 3 पे पंथ निरपेक्ष, 4 पे लोकतंत्रात्मक और 5 पे गणराज्य। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अंतिम में कौन सा है, तो गणराज्य है। अब देखिए फिर इसके बाद में इसमें से जो प्रश्न बनता है, एक प्रश्न तो यहाँ बन गया किन किन शब्दों का समावेश है। फिर इसके बाद में देखिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, यानी कितने प्रकार के न्याय है इसमें, 3 प्रकार के न्याय है। दूसरा प्रश्न यहां से बन गया। तीसरा प्रश्न देखिए विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 1 2 3 4 और 5, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। आगे देखिए फिर प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, यानी कि समता की बात के कितने बिंदु है, 2 है, यानी कितने प्रकार की समताओं का वर्णन है, प्रतिष्ठा और अवसर की। ये हो गया चौथा प्रश्न। अब देखिए आगे उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, अब देखिए इसका एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। इसमें व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है, और इसके साथ ही इसमें बंधुता की बात कही गई है। अब देखिए इसके अंदर एक चीज आप नोट कर लीजिए कि ये जो प्रस्तावना है, फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो उसका नारा था स्वतंत्रता समानता और बंधुता। तो इसके अंतर्गत देखिए स्वतंत्रता भी है, समानता भी है और बंधुता भी है। यहाँ तो हो गई स्वतंत्रता, ये समानता और ये बंधुता। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस पर आधारित है, तो फ्रांस की क्रांति पर आधारित है। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसका नारा था स्वतंत्रता समानता और बंधुता। फिर आगे देखिए इसके बाद में जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न बनता है दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, यहां से हमेशा प्रश्न बनता है। और इसके साथ ही आगे देखिए मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को तदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब देखिए ये इतने बातों का और इतने शब्दों का इसमें वर्णन है, इसका एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से भी कई बार पूछा जा सकता, अगर यहाँ पे आ जाए कि संविधान लागू करने का, तो लागू करने का कहीं पे भी वर्णन नहीं है। अंगीकृत का है, अधिनियमित का है, आत्मार्पित का है। और अब इसमें से जो प्रश्न बनता है, क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ था? जी हाँ, इसमें संशोधन हुआ था। कब हुआ था हम जान लेते हैं कि कब हुआ था संशोधन। एक बार भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसमें एक बार संशोधन हुआ था। कितनी बार? एक बार। याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार संशोधन हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, उस समय। और उस समय संशोधन हुआ था, क्या क्या जोड़ा गया था? तो उस समय जोड़ा गया था एक तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष
और अखंडता। अखंडता ये जोड़े गए थे इसके अंतर्गत। आपको इसको याद रखने का तरीका देख लीजिए, समाजवाद से एस, पंथ से पी और ए से अखंडता से ए, एस पी ए। आप याद रख लीजिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा शब्द जोड़ा गया था, कौन सा नहीं जोड़ा गया है, इस प्रकार के कई प्रश्न बनते हैं। अब शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। ये आ गया पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? देखिए, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के आत्मा है, भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो किसे कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। फिर आगे देखिए, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? तो उन्होंने किस पर विशेष ध्यान दिया है? प्रस्तावना पर बहुत विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि प्रस्तावना ही उसका मूल उद्देश्य है संविधान का। उस प्रस्तावना के अंतर्गत उसके सारे उद्देश्य आ गए कि इसके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है। अगला देखिए, भारत में जनप्रिय प्रभुसत्ता संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से शुरू होती है? अभी हमने प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ा था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, तो इससे शुरू होती है। तो कहां से आ जाएगा? हम भारत के लोग। भारत को गणतंत्र कहा जाता है, क्यों कहा जाता है बताइए? देखिए, गणतंत्र वह राष्ट्र है जहां का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होकर एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये। यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। फिर आगे देखिए, भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। फिर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों का समान भाव से आदर करता है। तो राज्य, अब देखिए इसमें हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना या सभी धर्मों के खिलाफ होना, या राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। देखिए, जो भारत है वो किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता, अर्थात संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है या भारत कई धर्मों का मिश्रण है। इस प्रकार से, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष, यहाँ सभी धर्मों का समान भाव से आदर किया जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब क्या है? आप ऑप्शन से सोचिए। पहला है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो डी आंसर हो जाएगा। गणतंत्र का अर्थ है, वापस आ गया ये, कि वहां राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन आ गया ना 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रख लीजिए, द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था, यानी कि किन किन को जोड़ा गया था। तो अभी मैंने बताया था सूत्र SPA, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो देख लीजिए, पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष। अब देखिए, धर्मनिरपेक्ष कहाँ आ रहा है? तो ये आ रहा है समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, इसमें अखंडता नहीं आया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक यानी प्रजातंत्रात्मक गणराज्य। सी आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ यानी कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद या सभी धर्मों की अस्वीकृति, यानी सभी धर्मों की अस्वीकृति है। तो यहाँ पे ये देखो, सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद में देखिए,
धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय निम्न कथनों में से कौन सा सही है। देखिए कब जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द, 1976 में, सही है। 44वें संविधान संशोधन नहीं है, 42वां आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। फिर आके देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जी ये भी सही है, ये भी सही है। फिर इसके बाद में यह मूल प्रस्तावना में था। अब देखिए तो मूल प्रस्तावना में तो नहीं था, तो क्या होना चाहिए, 1 और 3, 1 और 3, ठीक है, ये भी गलत हो गया, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है, तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि भारत की जनता, तो भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, यही इसका अर्थ है। समाजवाद का अर्थ होता है, देखो समाजवाद वह होता है जहां पर जो उत्पादन और वितरण के जो साधन है उस पर राज्य का अधिकार होता है, वह समाजवाद कहलाता है। अब देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, सामाजिक नियंत्रण हो जाएगा, यानी समाज का नियंत्रण होता है। वही भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, देखिए समवर्ती सूची कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। अब मैं इनके बता देता हूं, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, अब मैं बता देता हूं कि मौलिक अधिकार हो गए, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, न्यायालय की यानी कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिसमें से जो मुझे याद है वो मैंने बता दिए हैं, ये तो होते ही है, आप इनको तो याद रख ले। कनाडा से क्या लिया गया था, तो संघात्मक व्यवस्था, क्या ली गई थी, संघात्मक व्यवस्था। फिर इसके बाद में जर्मनी से क्या लिया गया था, तो जर्मनी से लिया गया था आपातकाल की व्यवस्था, आपातकाल। आपातकाल में कितने अनुच्छेद आते हैं, मोस्टली 3 अनुच्छेद आते हैं, 352, 356 और 360, ठीक है। 352 होता है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 होता है राष्ट्रपति शासन और 360 होता है वित्तीय आपातकाल। अब देखिए तो इसमें से यह आ जाएगा आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया से। अगला देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की आत्मा, एक बार इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए आप और दिमाग में बिठा लीजिए। इसमें बिना किसी व्यक्ति का नाम लिए पूछा है तो प्रस्तावना आएगा, लेकिन अगर पूछे कि जैसे बाबा साहेब ने किसको आत्मा कहा है या भारतीय संविधान में किसको आत्मा कहा है, तो वहां पे आएगा अनुच्छेद 32 को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको भारतीय संविधान में बाबा साहेब ने संविधान की आत्मा कहकर पुकारा है। अगला देखिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, ये लोग हम भारत के लोग यहाँ से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस प्रकार की क्रांति का प्रभाव झलकता है। देखो यह प्रभाव यहाँ ये नहीं आएगा, आएगा, झलकता है, तो किसका आएगा, अभी बताया था मैंने फ्रांस की क्रांति का, किसमें और इसमें क्या क्या जोड़ा, फ्रांस की क्रांति में क्या क्या सम्मिलित था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये फ्रांस की क्रांति का नारा था। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इनका भी क्रम फिक्स है, पहले स्वतंत्रता आएगा, फिर समानता आएगा, फिर बंधुता आएगा। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, अब देखिए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो देखिए इनमें चारों ऑप्शनों में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो रही है, बहुत सारों में यहाँ पे लोकतंत्रात्मक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे समाजवाद नहीं है, और इसके अंतर्गत
इसमें भी समाजवाद नहीं है, और इसमें समाजवाद है तो इसमें धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो अब देखिए क्या होगा, इसका आंसर जो है वो अलग ही होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत ये भी है, ये भी है, ये भी है, और समाजवाद भी है और धर्मनिरपेक्ष भी है। ये पांचों बिंदु है। प्रभुत्व संपन्न है, लोकतंत्रात्मक है, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवाद है और गणराज्य है। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये भी होगा। ये जब हमने प्रस्तावना शुरू में ही पढ़ी थी तब ये सारे शब्द आए थे उसमें। अगला देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। देखिए जो लोकतंत्र के आदर्श है उनको किस में देख सकते हैं, प्रस्तावना में, क्योंकि उसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, और राजनीतिक न्याय में ही लोकतंत्र समावित है। और इस प्रकार से और भी अपन बात करें तो जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू की थी तब वहां पे आया था लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये लोकतंत्र किस में आया था, प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। देखिए प्रश्न पूछा गया, नहीं जोड़ा गया था, तो ये तो हो गया पंथ निरपेक्ष, ये समाजवाद, और अखंडता जोड़ा गया था, गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। कल हमने जब क्लास ली थी तो गुट निरपेक्ष पर बहुत सारी कम से कम 10 से 15 प्रश्न आए थे कि इसका जो सम्मेलन कब हुआ था और ये गुट निरपेक्ष का जनक किसे कहा जाता है। तो इन पे जो पिछली क्लास है उस पर बहुत सारे प्रश्न सम्मिलित किए थे। अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ सही पूछा है। हर बार सीलिंग मिस्टेक होती है और कई बार हम है को नहीं पढ़ लेते, नहीं को है पढ़ लेते, उसकी वजह से हमारे कम से कम एक पेपर के अंतर्गत 2 या 3 प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारे मेरिट प्रभावित हो जाती है। तो ये प्रश्न को पूरा पढ़ने का प्रयास करें। अगला देखिए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान में थे, नहीं थे, क्योंकि 42वें में जोड़े गए थे। उक्त शब्द 1976 के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, उक्त शब्द 85 में जोड़े गए, नहीं उक्त संविधान की प्रस्तावना मूल्यांकन। तो इसके अंतर्गत देखिए सही पूछा है, तो उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो अंग तो है लेकिन जोड़े कब गए थे, 76 में, तो बी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गणतंत्रात्मक है। कौन सा है, गणतंत्र वाला लोकतंत्र है। देखो राजतंत्र नहीं है, वंशानुगत नहीं है, लोकतांत्रिक राजतंत्र भी नहीं है, तो गणतंत्र है भारत के अंतर्गत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया है। तो यहाँ पे किस रूप में, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उपयुक्त सभी आएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोत्तम सत्ता किसमें निहित है, तो भारत की जनता में निहित है। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। हम भारत के लोग, तो इसका मतलब उसमें भारतीय जनता सम्मिलित हो गई। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को क्षुण्ण बनाए रखने के तथा उनकी रक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये किसमें किया गया है, प्रस्तावना में। ये सभी शब्द प्रस्तावना में हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो किसमें की गई है, इन सभी की व्याख्या किसमें की गई है, इनकी व्याख्या की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। देखिए अभिव्यक्ति और विचार की जो स्वतंत्रता है ये किस में है, तो ये मौलिक अधिकार में है। कहाँ है, मौलिक अधिकार में है। अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट होता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट होता है, संविधान का स्रोत, शासन के देव का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि और संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मनिर्भर करने की तिथि। तो देखो स्पष्ट होता है, तो नहीं पूछा है इसमें, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत स्रोत है, लागू करने की तिथि है और ये तीनों ही शब्द है।
तो इसके लागू करने की तिथि नहीं है, संविधान जो लागू हुआ था, ये मैंने बताया था, लागू करने की तिथि नहीं है, इसमें सी आंसर हो जाएगा। उसके उद्देश्य तो है, स्रोत भी है, जनता को बताया गया, उद्देश्य बताया गया है कि उसमें समाजवाद है और न्याय है, स्वतंत्रता है, ये उसके उद्देश्य है। फिर इसके बाद में और अंगीकृत और अधिनियमित करने की तिथि भी है, कितनी है, 26 नवंबर 1949, ये तिथि भी उसमें सम्मिलित है। सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। अगला देखिए, तो किन किन को, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय बिल्कुल है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता बिल्कुल है, प्रतिष्ठा अवसर की समता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यह आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 में। किस में आएगा, अनुच्छेद 51 में, जो कि एक विदेश नीति का भाग भी कहा जाता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो प्रस्तावना है उसके अंतर्गत भारत का नाम क्या है। तो भारत का नाम भारत और इंडिया है, ना तो हिंदू वर्ष भारतवर्ष है, ना हिंदुस्तान है। अगला देखिए, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। अब देखिए, भारतीय जो संविधान है किसके द्वारा स्वीकृत है, थोड़ा डीपली टाइप का प्रश्न है और इसको हम किस प्रकार से दें। तो ये भारतीय संविधान को किसने बनाया, बताइए, किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया, तो संविधान सभा द्वारा ही ये स्वीकृत है। अगला देखिए, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। संप्रभुता यानी कि सर्वोच्च शक्ति किसमें है, भारत की सर्वोच्च शक्ति है जनता में, क्योंकि जो राष्ट्रपति होते हैं उनको कौन निर्वाचित करते हैं, एमएलए एमपी करते हैं। एमएलए एमपी को निर्वाचित कौन करती है, जनता करती है। तो यानी कि सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है, जनता के अंतर्गत है। तो इसमें क्या आ जाएगा, भारत की जनता, डी आंसर आ जाएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949। अंगीकृत की बात हो रही। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, तो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1900, इसीलिए भारत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है। फिर अगला देखिए, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया। देखिए, अंगीकार की बात की गई है तो अंगीकार 26 नवंबर 1949 को है। वो तीनों शब्द आप याद रख लीजिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। देख लीजिए, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। 26 जनवरी देख लीजिए, 26 जनवरी 1950। संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है। देखिए, मैंने बताया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसके अंदर ये संशोधन किया था और एक ही बार संशोधन किया है। सी आंसर आएगा, सिर्फ एक बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था, 1976 में किया गया था। फिर आगे देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे उसके अंतर्गत। तो अब देखिए, लोकतांत्रिक नहीं था, न्याय भी नहीं था, समाजवाद जोड़ा गया था, SPA तीनों में से। तो इसमें से केवल एस है, इसलिए SP ये हो जाएगा समाजवाद। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, प्रस्तावना के अंतर्गत ही घोषणा की गई है। फिर आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, तो भारत को क्या कहा गया है, भारत को कहा गया है। अब देखिए, ये सभी आ जाएंगे इसमें से। सर्व यानी इसका अर्थ होता है संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। डी आंसर आ जाएगा। अगला देखिए,
मौलिक अधिकार। अब देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जितने भी प्रश्न बनते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सारे इसमें सम्मिलित हो गए हैं। अगर इससे बाहर कोई प्रश्न आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके मेरिट को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकता है। अब देखिए मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा, भाग 3 को। अब देखिए भाग 3 में मौलिक अधिकार कहां से कहां वर्णित है? 12 से 35 तक। कहां से? 12 से 35 तक है। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। प्रारंभ में 7 थे, फिर उसको हटा दिया गया। कब हटाया गया? ये हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसको हटा दिया गया। फिर हटा के क्या बनाया गया? तो उसको बनाया गया कानूनी अधिकार। क्या बनाया गया? कानूनी अधिकार। तो किस में जोड़ा गया उसको? 300 क यानी कि अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत जोड़ दिया गया। अब सारे विवरण हम इन प्रश्नों में देखेंगे। तो आगे चलिए, भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध है मौलिक अधिकारों से। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी? यानी कि हमारे मूल अधिकार कहां से लिए गए थे? यूएसए से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कहां से लिए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35। अगला देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित बताया है? देखिए आलोकित बताया है, अभी आत्मा नहीं कहा है। तो आलोकित किस भाग को बताया? भाग 3 को। फिर अगला देखिए, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो 300 क, सॉरी ये रहा 300 क। फिर अगला देखिए, मत देने का अधिकार है तो मत देने का एक राजनीतिक अधिकार है। अगला देखिए, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? यानी कि किस वाद में कहा गया है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? तो ये कहा गया है केशवानंद भारती। ये जो निर्णय आया था ये 24 अप्रैल 1973 के दिन इस निर्णय ने, लेकिन इसमें एक बाध्यता रखी गई कि जो संसद है वो भारतीय संविधान की जो ढांचा है, संवैधानिक ढांचा है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है लेकिन संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत परिवर्तन नहीं कर सकती है। मूल ढांचा, जो मूल ढांचा शब्द आया था उस मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अब मूल ढांचे में कौन कौन से आते हैं? उसमें आते हैं कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता और इसके अलावा राष्ट्र, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव, इस प्रकार के जो कई प्रश्न हैं जो वो उसके अंतर्गत सर्वोच्चता में आते हैं। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, फिर इसके बाद एक आया था गोलकनाथवाद। तो गोलकनाथवाद ने तो कहा था कि जो भारतीय संसद है वो ये आया था 1967 में। कब आया था? 1967 में। तो इसमें तो ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारतीय जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में भी क्या नहीं कर सकती है? संशोधन नहीं कर सकती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? देखिए ये जो सारे मौलिक अधिकार है, कुछ ऐसे अधिकार भी है जो विदेशियों को भी प्राप्त है, जैसे कि अनुच्छेद 21। कौन सा है? अनुच्छेद 21 है प्राणदैहिक स्वतंत्रता, तो ये विदेशियों को भी प्राप्त है। ऐसे ही है ना, एक है अनुच्छेद 14 यानी कि विधि के समक्ष अगर कोई अपराध करता तो उसको भी प्राप्त है विधि के समक्ष। और फिर अनुच्छेद 20 ये भी क्या है? उनको प्राप्त है। लेकिन जो अनुच्छेद 19 है यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, क्योंकि कोई भी विदेशी आके अगर उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो भारत विरोधी नारे लगा सकता है, ऐसा भी तो कर सकता है। इसलिए उनको अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को नहीं है। अगला देखिए, भारत में उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित मामलों में से
किसमें माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? आ गया ना प्रश्न, अभी आया था गोलकनाथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि गोलकनाथवाद में कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन जब 1973 में केशवानंद भारती जो वाद आया था उसमें कहा है कि ना मौलिक अधिकारों में तो संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है। देखिए संशोधन अभी बार बार आ रहा था कि संसद संशोधन कर सकती है, संसद संशोधन कर सकती है, तो इसमें उत्तर क्या आएगा? संसद। अगला देखिए, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश यानी कि मैंडेमस के माध्यम से न्यायालय में, तो देखिए किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, कि अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है। देखिए इसको तो कहते हैं उत्प्रेषण। क्या कहते हैं? उत्प्रेषण। अगला देखिए, फिर इसके बाद किसी व्यक्ति संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है, ये आ जाएगा मैंडेमस। इसको कहते हैं परमादेश। क्या कहते हैं? परमादेश। ये होता है परमादेश। अगला देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। अगला देखिए, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश से? ये रिपीटेड प्रश्न, यूएसए से। यूएसए रिपीटेड हो गया, ये भी रिपीटेड, ये भी रिपीटेड, फिर ये भी मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। हाँ, अब देखिए मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो दायित्व है, लागू करने का दायित्व होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो दोनों ऑप्शन में आ रहे, तो भारत इसमें आ जाएगा उपयुक्त दोनों। कौन सा आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, मूल अधिकारों का निलंबन। अब देखिए शब्दों को पढ़िए, एक जगह आ रहा संशोधन और एक जगह आ रहा निलंबन। संशोधन संसद करती है, निलंबन राष्ट्रपति करता है। जब मान लीजिए कि अनुच्छेद 352 लगा हुआ है, यानी कि राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, तो उस समय राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन या सस्पेंशन कर सकता है। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में, और इसके अलावा सस्पेंशन और कब कर सकता है? जब सैन्य शासन, यानी कि उसको कह सकते हैं मिलिट्री गवर्नमेंट, यानी कि जब सैन्य शासन लागू हो रहा हो देश में, तब भी मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन किया जा सकता है। लेकिन 2 अधिकार ऐसे हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी उनका निलंबन नहीं होता है। एक तो होता है अनुच्छेद 21 और एक है अनुच्छेद 20। ये दोनों, इन दोनों का सस्पेंशन नहीं होता है। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। अगला देखिए, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन, वापस आ गया कि संशोधन की बात कर रही संसद। अगला देखिए, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक यानी कि गार्जियन कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है। अगला देखिए, देखो जो न्यायपालिका है उसके अंदर हाई कोर्ट भी आता है। हाई कोर्ट भी अनुच्छेद 226 और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 दोनों के तहत न्यायालय रिट जारी करता है, जो कि ये मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जारी होती है। अगला देखिए, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? देखिए आवश्यक प्रतिबंध की बात कर रहा है, ये प्रतिबंध की बात कर रहा है। तो आवश्यक प्रतिबंध कौन लगा सकती है? संसद। आवश्यक प्रतिबंध लगा सकती है संसद संविधान संशोधन द्वारा। फिर इसके बाद में देखिए, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि ये न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार की घोषणा के अनुरूप है, सरलता से संशोधित नहीं किए जा सकते हैं, मानव की प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। तो यहाँ आ जाएगा ये मूल अधिकार, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। अगला देखिए, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति यानी कि किसके पास में है? अभी आया था, तो किसके पास में है कि उच्च न्यायालय उच्चतम दोनों की परिवर्तित करने की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है।
अगला देखिए, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत यानी मूल अधिकारों को निलंबित, वापस आ गया निलंबन राष्ट्रपति। फिर आगे देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पूर्ण रूप से नियंत्रण करता है, लगता है, नियंत्रण लगाता है। अब देखिए, ये कह रहा है कि विधायतन सत्ता, ये जो शब्द है थोड़ा अटपटा शब्द है, और ये कह रहा है कि नियंत्रण लगाता है। तो नियंत्रण कौन लगाता है? इन अनुच्छेदों को आप देखिए। मान लीजिए मुझे इसका उत्तर नहीं आता है, मैंने ये प्रश्न कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही ऑप्शन पढ़ूंगा तो इसको देखिए। पहला ऑप्शन है विधि के अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। 16, अवसरों की समानता। 17, अस्पृश्यता का अंत। लेकिन कानून के द्वारा सत्ता पे नियंत्रण लगाया जा सकता है, और कानून यानी कानून के समक्ष कौन सा आ रहा है? अनुच्छेद 14। कानून के समक्ष समानता कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 14। तो ऐसे भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हो। बहुत सी बार आपको प्रश्न पढ़ते ही लग गया कि ये प्रश्न मुझे नहीं आता, लेकिन उसके चारों ऑप्शन पढ़ना जरूर, भूलना मत, क्योंकि अगर आपने वो प्रश्न पढ़ा, ऑप्शन नहीं पढ़े, हो सकता है कि देख एक ऐसा उदाहरण बताता हूं मैं आपको कि मान लीजिए आपको जयपुर की राजधानी नहीं आती है, लेकिन आपके पास में 4 ऑप्शन आए, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा। 3 ऑप्शन ये है, चौथा जयपुर है। आपको पता है कि टोंक भी नहीं है, भीलवाड़ा भी नहीं है और अजमेर भी नहीं है, तो चौथा जो ऑप्शन है जयपुर, वही राजस्थान की राजधानी होगी। या मान लीजिए राजस्थान की पूछा है, या किसी भी देश की भी ऐसे भी आप पूछ सकते हैं भारत की राजधानी, तो भारत के लिए भी हम बता सकते हैं। अगला देखिए, विधि के सामने समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार, विधि के सामने समानता का अधिकार क्या है? नागरिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक। तो ये नागरिक अधिकार है। ये जितने भी मौलिक अधिकार है, ये नागरिक अधिकार ही है अधिकतर। अगला देखिए, भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन, अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 15 कानून के समक्ष, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आएगा कि कोई भी व्यक्ति लिंग, जाति और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये आएगा अस्पृश्यता का अंत। और 18वां में जो अनुच्छेद 18 है वो आएगा उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। लेकिन इसके अंतर्गत एक है कि राष्ट्रपति द्वारा जो उपाधियां दी जाती है, कि जैसे पद्म भूषण है, पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, ये जो है ये भी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आएगी। उनका अंत नहीं है, उनको मान्यता प्राप्त है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप से अस्पृश्यता निषेध, ये आ गया वापस। फिर इसमें देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, ये आ गया ना 18। देखिए 15 में वही लिंग, जाति, भेद और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं। फिर 18 में उपाधियों का अंत, लेकिन ये भारत रत्न वगैरह इसके अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद में देखिए अनुच्छेद 21, ये है प्राणदैहिक स्वतंत्रता। फिर इसके बाद में देखिए अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आएगा बलात्सर्म, यानी कि इसको हम कह सकते हैं बेगार। बलात्सर्म या बंधुआ मजदूरी कानून अपराध है, तो ये अनुच्छेद 23 के तहत इसके अंदर हमें संरक्षण प्राप्त है। अगर कोई हमें ऐसी प्रकार से बलात्सर्म या बेगार करवाता है तो हम अनुच्छेद 23 के तहत न्यायालय में शरण ले सकते हैं। फिर इसके बाद में देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? यह प्रश्न अपनी दिमाग की मेंटलिटी पे आधारित है। इसमें कई प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं पूछा है, मतलब कोई ऊपर हिंट नहीं दी गई है, केवल यह आप तार्किक क्षमता पर आधारित ये प्रश्न है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19। कुछ समझ में आया आपको? देखिए, ये समानता का, ये भी समानता का, ये भी समानता का, ये डी आंसर हो जाएगा। ये किसका? स्वतंत्रता का मूल अधिकार है।
ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। तो ये तीनों समानता में आ रहा है, ये स्वतंत्रता में नहीं आ रहा है। ये रीजनिंग का प्रश्न भी मान सकते हैं इसको। अगला देखिए, स्वतंत्रता के मूल अधिकार में से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं इसमें सम्मिलित है। अब 6 में से मैं एक बार बता देता हूँ 6 कौन कौन सी है। सबसे पहले अभिव्यक्ति और विचार की, फिर इसके बाद में संघ सम्मेलन करने की, फिर संघ बनाने की, फिर भ्रमण की, फिर व्यापार की, और इसके अलावा एक और है कि हाँ व्यापार की, और एक कहीं पे भी भारत में बसने की। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें सम्मिलित है। अगला देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद में, देखिए स्वतंत्रता पूछा है तो अनुच्छेद 19 से 22 तक आएगा। ये आ जाएगा समानता के अधिकार, ये आ जाएगा स्वतंत्रता के, फिर इसके बाद में ये देखिए ये आ जाएगा शोषण के विरुद्ध। कौन कौन से? 23 और 24 शोषण के विरुद्ध है। 23 वाला बलात्सर में, 24 वाला 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में काम करवाना कानूनन जुर्म है, ये उसके अंतर्गत आएगा। अनुच्छेद 25 से 30 तक ये आ जाएगा धर्म व संस्कृति व शिक्षा। कौन सी शिक्षा? धार्मिक शिक्षा। उसके ऊपर अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक सभी आते हैं। अगला देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19, 20 में देखना, 20 में होता है कि अपराध दोष सिद्ध करने के लिए संरक्षण, यानी कोई भी व्यक्ति अपने खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। अगर आपसे मान लीजिए, देखो एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि मान लीजिए कि आपको किसी भी कारणवश पुलिस वाले पकड़ के ले गए और आपको थाने में ले जाके 2-4 डंडे बताए, आपने कह दिया नहीं नहीं मैं तो मार के डर से नहीं, मैंने तो ये अपराध किया या मैंने चोरी की है, तो आप वहां पे जाए तो बिल्कुल कह सकते हो कि हाँ मैंने ये अपराध किया है। लेकिन अगर आपने वास्तव में अपराध नहीं किया है तो जब भी आपको कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए तब आपको इसका हाँ नहीं करना है। वहां पे ये कहेगा मजिस्ट्रेट कि आपने पुलिस स्टेशन में क्या कहा है मैं उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे जो भी कहोगे उसको साक्ष्य माना जाएगा, सबूत माना जाएगा और उसके आधार पे ही आपका अपराध सिद्ध होगा और फिर उसके आधार पे आपको सजा दी जाएगी। तो आप कभी ऐसे डरे नहीं और अनुच्छेद 20 का प्रयोग करें। फिर इसके बाद में देखिए आप फिर है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राणदायिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अब देखिए ये तो हो गया अपराध दोष सिद्ध करने के लिए संरक्षण, और ये 22 है अपराध गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अब इसमें बहुत सी बार कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं पहले अपराध वाला आएगा पहले गिरफ्तारी वाला आएगा, तो ये इसमें थोड़ा आप लॉजिक लगाइए। मैं ट्रिक बताता हूं कि आदमी पहले अपराध करेगा और फिर वो गिरफ्तार होगा, या पहले गिरफ्तार हो जाएगा फिर अपराध करेगा, ऐसा तो होता नहीं है। इसीलिए पहले 20 आ रहा है तो पहले अपराध और फिर 22 आ रहा है तो फिर गिरफ्तारी। और इसके अंतर्गत कहा गया है कि व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत जो भी दंडाधिकारी है मजिस्ट्रेट है उसके सामने प्रस्तुत करने का हवाला दिया गया है। अगला देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, ये आ गया रिपीट हो गया, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? देखिए स्वतंत्रता का हथियार सहित सभा, हथियार सहित, आप ऐसे प्रश्न को ध्यान रखिए। अपन क्या कहते हैं हथियार रहित सभा करने का स्वतंत्र हाँ है, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता हाँ ये नहीं है, फिर इस प्रकार से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें देखो ये शब्दों को भी सही पढ़ना है। यहाँ पे सहित पूछा है, अगर रहित होता तो गड़बड़ हो जाता, तो फिर तो ये सही है, लेकिन सहित पूछा इसका मतलब ये गलत है। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र आप नहीं कर सकते हो। भाषण और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता बिल्कुल है, और विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। अब देखिए
तो ये पूछा है कि अपने तो नागरिक अधिकार, तो ये है इसमें भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विदेशों में घूमने की स्वतंत्रता का हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में कहीं वर्णन नहीं है। आप पाकिस्तान में जाके घूमने लग जाओगे तो पाकिस्तान वाले तो आपको जेल में डाल देंगे और कह देंगे कि ये तो आतंकवादी है भारत का, तो कभी नहीं छूट पाओगे। आपने एक ऐसे ही व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसका नाम मुझे थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है, और ऐसा ही है जो वर्षों से पाकिस्तान की जेल में वहीं वो मर गया और फिर उसके बाद में उसकी बॉडी यहाँ आई। मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत ये मैटर पुराना हो गया, 2-3 साल पुराना। कौन सा ऐसा जीत सिंह है, सरबजीत सिंह, याद आ गया, सॉरी, सरबजीत सिंह है वो, इसके ऊपर फिल्म भी बनी थी, सरबजीत सिंह। अगला देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत देखो, नियमों के समान संरक्षण, भाषण की स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, कार्य सामग्री की सुरक्षा। तो प्रेस की स्वतंत्रता में सिर्फ भाषण की स्वतंत्रता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो बोलने का अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार है। तो अब इसमें से धर्म का अधिकार तो है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, ठीक है। व्यवसाय भी है ना, अनुच्छेद 21 में उसके अंतर्गत आ जाएगा, अनुच्छेद 19 में। फिर इसके बाद में बोलने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 में आ जाएगी। ये जो 6 स्वतंत्रताएं सम्मिलित है किसमें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, उनमें से ही आ गया। लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, तो सी आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो अब देखिए, विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ये इसमें देखिए, विदेश यात्रा का संरक्षण कब मिलेगा? अनुच्छेद 21 के तहत मिलेगा। कौन सा? प्राणदैहिक स्वतंत्रता। प्राणदैहिक स्वतंत्रता। ये देखो, ये विदेश यात्रा का सभी देशों में लागू नहीं होता है और हम सभी देशों में इसका अनुसरण नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए, निम्न व्यक्तियों पर ध्यान दीजिए और किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे वाक यानी कि बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा देखिए, इससे अंतःकरण धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्र गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधिक उपबंध नहीं है। अब देखिए, ये मौलिक अधिकारों में नहीं आता है राष्ट्रगीत, और तो ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये ऊपर के 1 और 2 ही सही है, बाकी गलत है। तीसरा गलत है, सॉरी, हाँ सही है, कोई उपबंध नहीं है, तो तीसरा भी सही है। देखिए, अगर हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि पहला तो उसके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, दूसरे उसे अंतःकरण और धर्म, जिस प्रकार से देखिए प्रार्थना के अंतर्गत बहुत सी जगह ऐसा होता है, जो मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे होते हैं या जैसे मुस्लिम समुदाय को है, तो वो अगर प्रार्थना नहीं करे तो हम उनको बाधित नहीं कर सकते कि आप प्रार्थना बोले, क्योंकि वो उनके धर्म के आचरण के अगर विरुद्ध है तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, और ऐसा करे तो अच्छी बात, नहीं करे तो उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इसमें तीनों आंसर सही है, तीनों ऑप्शन सही है, सॉरी, तीनों कथन सही है। निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है? तो किन्हें दी है मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो अब देखिए, इसके अंतर्गत ये दोनों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं, और जो समान कार्य के लिए समान वेतन है, ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है,
DPSP, राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो 1 और 2 आंसर इसका हो जाएगा। 1 और 2 कहाँ है? 1 और 2 ये नहीं है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूरा पढ़िए, यहाँ पे सत्य नहीं है। किसको लेके? स्वतंत्रता के अधिकार को। भाषण या व्यक्ति की स्वतंत्रता अबाधित स्वतंत्रता है। प्रश्न थोड़ा ध्यान से पढ़िए। संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ये दोनों तो है। देखिए, अबाधित स्वतंत्रता, अबाधित का अर्थ होता है कि उसको कोई रोक टोक नहीं सकता है कि ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बाधित स्वतंत्रता है। अगर आप भारत के अंदर रह के और राष्ट्र विरोधी नारे लगाने लग जाओगे तो आप पे राष्ट्र गौरव अपमान अधिनियम ये आया था 1957 में। ये पूरा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1957 के तहत आपको इसमें दोषी पाया जाएगा अगर आप ऐसा करते हो। तो अबाधित नहीं है, बाधित स्वतंत्रता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? नहीं है, तो आंसर ए आ जाएगा। अगला देखिए, संविधान के किन किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध आ जाएगा 23 और 24। 23 में मैंने बता दिया है, 24 में मैंने बता दिया है। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण, बच्चों का पूछा है। बच्चे 14 वर्ष की आयु और इसमें आ जाएगा 14 वर्ष की कम आयु से बच्चों को कारखानों में कराना, मतलब कार्य नहीं करवा सकते हो, उसके शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये आ जाएगा 24 के अंतर्गत। 23 में आ जाएगा बलात्, शर्म और बेकार, किसी से आप जबरदस्ती। और इसके अंदर एक भी और भी आता है, देह व्यापार। देह व्यापार भी किसमें आता है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 23 में। अगला देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी का, यहाँ पे खान, वही बात है, खनन या संगठन में सेवा में लगाने का प्रतिषेध किया गया, यानी मनाही है। तो 14 वर्ष यह किस में आएगा? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत संरक्षण प्रदान है, यानी शोषण के विरुद्ध। अगला देखिए, कारखानों या खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसकी आयु 14 वर्ष से कम हो। या भारतीय संविधान के अंदर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार अथवा बंदी बनाया गया है तो सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने के? 24 घंटे के अंतर्गत। अगला देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो इसमें हो जाएगा शोषण के विरुद्ध, अनुच्छेद 24। फिर देखिए अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक से? तो देखिए, अपराध की बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, मैंने समझाया था कि अपराध और गिरफ्तारी। तो अपराध किस में आएगा? अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। ये भी कहा गया है कि स्वयं के खिलाफ गवाही भी नहीं देगा। और इसके अलावा एक और बात कही गई है कि उसको एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने, यानी उनके पास जो तलवार होती है वो धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो यह आ जाएगा अनुच्छेद 25। देखिए, 24 में आ जाएगा बच्चों का, 25 में आ जाएगा धार्मिक, 26 के अंतर्गत आ जाएगा धर्म के आचरण संबंधी। फिर इसके बाद 27 में देखिए, 27 के अंतर्गत क्या आएगा कि धार्मिक कर, यानी किसी भी व्यक्ति को हम धर्म के नाम पर उससे चंदा नहीं ले सकते हैं और उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत ऐसा लिखा हुआ है।
अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार? अनुच्छेद 32। और 32 में 5 रिटें जारी होती है। कितनी रिटें जारी होती है? 5। पहली तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा। और तीसरी है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। और फिर एक चौथी है परमादेश। परमादेश। और एक और रह गई है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, परमादेश, और एक और रह रही है। कौन सी है? चलो ठीक है, अभी आ जाएगी। देख, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय, संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? आ गया ना? यह आएगा अनुच्छेद 32। क्या आ जाएगा? सॉरी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपातकाल की परिस्थितियों में। कब? आपातकाल के दौरान। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? मौलिक अधिकारों के लिए क्या जारी की जाती है? देखो, डिक्री होती है तलाक के लिए। किसके लिए होती है? तलाक के लिए। अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल। देखो, जो राष्ट्रपति वो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, राज्यपाल जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत। ये दोनों अध्यादेश जारी करते हैं। ये देखो, समादेश, रिट, और ये आंसर हो जाएगा। अधिसूचना कौन? अधिसूचना कोई विभाग जारी करता है। मान लीजिए, देखिए, रीट की अधिसूचना आई है, मान लीजिए कोई सेकंड ग्रेड की अधिसूचना आई है, तो कोई विभाग या डिपार्टमेंट या कोई आयोग जारी करता है। अगला देखिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट यानी याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि अगर व्यक्ति को बंदी बनाया गया तो इसके लिए आ जाएगा हेबियस कार्पस। इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो मेंडेमस हो जाएगा इसका परमादेश। फिर देखिए, एक ऐसी याचिका न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसके अंदर कार्यपालिका को कहा जाता है कि ये कार्य करे तो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। देखिए, ये कह रहा है कि उसके पास जितना अधिकार है, तो ये आ जाएगा, अधिकार की बात कर रहे हैं, शक्तियों की बात कर रहा है, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा ये क्वा वारंटो आ जाएगा। अगला देखिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1978 में। कौन से संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए, यानी कि उसको बचाने के लिए क्या जारी किया जाता है? परमादेश जारी किया जाता है। अगला देखिए, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य के करने के लिए आबद्ध है, यदि उस कार्य को करने के लिए जारी की जाती है, तो क्या जारी की जाती है? उसमें भी जारी की जाती है परमादेश। देखिए, उत्प्रेषण में बता देता हूं। उत्प्रेषण में क्या होता है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट से किसी भी प्रकरण को मंगा सकता है, उसको कहते हैं उत्प्रेषण, यानी ऊपर की ओर ले जाओ। प्रतिषेध, देखो उसमें हमने एक 4 तो पढ़ी थी, 5वीं आई थी प्रतिषेध रह गया था। तो प्रतिषेध का अर्थ होता है मनाही। इसके अंतर्गत मनाही होती है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी उसके पद का दुरुपयोग कर रहा है तो उसको मनाही की जाती है। या जो इसके अंदर भी है ना, न्यायालय किसी भी कार्य को करने के लिए मना कर सकता है कि आप इसको मत कीजिए, ये होती है मनाही। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा व्यक्ति, निगम, निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है, ये आ गया है जो उसकी सीमा में आता है और उसने पूरा करना चाहिए, तो इसमें क्या आएगा, उसके अंतर्गत आएगा परमादेश। उसको पूरा करना चाहिए ऐसा आदेश जारी किया जाता है। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि ये वापस बार बार आ गया है। अगला देखिए, उत्प्रेषण। रिट निम्न में से किस आधार पर उत्प्रेषण देखना, ऊपर की ओर आधिकारिकता का अभाव या आधिकारिकता से बाहर किए गए कार्य, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, अभिलेख, प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, उपयुक्त सभी। तो इसके अंतर्गत उपयुक्त सभी आएगा। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है कि मनाही कर रहा है, तो मनाही के लिए क्या आ जाएगा, अच्छा सॉरी, तो इसमें हकदार नहीं है यानी वो उसके पास उसका अधिकार नहीं है, तो इसमें आ जाएगा अधिकार परीक्षा, यानी कि उसका अधिकार ही नहीं है तो वो नहीं कर सकता है ऐसा कार्य। फिर देखिए, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश यानी मैंडेमस के माध्यम से न्यायालय क्या करता है। अब इसके अंतर्गत देखिए, किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए, ये रिपीट हो गया है, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति या संस्था उसके साथ या उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट। संपत्ति का मूल अधिकार, हाँ यहां से देखिए, संपत्ति के मूल अधिकार को कब समाप्त, ये भी रिपीटेड हो गया। अगला देखिए, संपत्ति का मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार है। देखो पहले 7 अधिकार थे, फिर क्या किया भैया 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत इसको समाप्त कर दिया गया और इसको क्या बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार यानी कि वैधानिक अधिकार बना दिया गया। और किस में जोड़ा गया, 300 क में। फिर देखिए, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो किस अनुच्छेद, 300 क में आ गया। फिर अगला देखिए, किस वाद में संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन, ये रिपीट हो गए। देखिए इसका जो आंसर आएगा कि अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है, इसमें आ जाएगा केशवानंद भारती 1973, कोई बात नहीं है, रिवीजन हो रहा है। अगला देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, तो ये वैधानिक आ गया है। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो विचार और व्यक्ति, ये भी रिपीटेड हो गया। फिर अगला देखिए, भारत में उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित मामलों में से किसे माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो अभी आया था ये प्रश्न, गोलकनाथ कब आया था, 1967 में। इसमें कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। फिर देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है संसद, ये भी रिपीटेड। फिर इसके बाद में युक्तिबंध प्रतिबंध लगाने के लिए ये भी संसद है, ये भी रिपीटेड हो गया। फिर किसी कैदी को न्यायालय में प्रस्तुत करने के समक्ष रिट, तो यह जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपने एक मूवी देखी होगी, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेबियस कार्पस। एक मूवी आई थी जय भीम, साउथ की मूवी है, सूर्य की, वो पूरी फिल्म इस पे बनी हुई है, किस पे, बंदी प्रत्यक्षीकरण पर। यानी कि कुछ व्यक्तियों को पकड़ लिया जाता है और उन पर जबरदस्ती आरोप या अपराध थोप दिया जाता है कि भाई आपने जो चोरी की है, किसी घर से चोरी हो जाती है, उनको जबरदस्ती करवाया जाता है कि आप अपराध कबूल कीजिए कि ये चोरी आपने ही की है। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ समय बाद में वो उसमें कारागार में ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो सही अर्थ है वो अर्थ है कि सशरीर प्रस्तुत। इसके अंदर क्या होता है, उसको सशरीर, अगर वो मर गया है तो उसकी आप डेड बॉडी लाइए। न्यायालय आदेश देता है किसके, हेबियस कार्पस के थ्रू, कि अगर वो मर गया है तो उसकी डेड बॉडी चाहिए, और जिंदा है तो उसको आप कोर्ट में प्रस्तुत करो। ये होता है हेबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो ये पूरी जो फिल्म है ये इसी पर ही बनी हुई है, आप देखना, बहुत अच्छी फिल्म है ये।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने के लिए रोका जाता है जिसके लिए वह हकदार नहीं है। यह भी रिपीटेड हो गया। तो इसमें अधिकार परीक्षा, परमादेश हो गया, कौन सा मूल अधिकार, विदेशी नागरिक, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस कारण सम्मिलित किया गया है। अब देखिए, ये जो प्रश्न है ये नीति निर्देशक तत्वों का। अब इसके अंतर्गत क्या है कि देखिए, अगर सरकार, कोई सी भी सरकार हो, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रही है, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं करा रही है, तो हम किसके तहत उस बात को कह सकते हैं, तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ कह सकते हैं। देखिए, एक कोई व्यक्ति है, वो झील के किनारे बैठा हुआ है और वहां बैठे बैठे वो कुछ खा रहा है और खा के उसने क्या किया, सारा कचरा झील के अंदर डाल दिया। तो आप उस व्यक्ति को किसके आधार पर समझाने का प्रयास करेंगे, मौलिक अधिकार के आधार पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर, या उसको मौलिक कर्तव्यों के आधार पर, या भारतीय प्रस्तावना के आधार पर, किससे आप समझाने का प्रयास करेंगे। तो जब आप इस प्रकार से ऐसे मुद्दों को और ऐसी बातों को आप उनका प्रत्यक्षीकरण करेंगे, यानी कि जो साइकोलॉजी है उसके अंतर्गत है कि आत्मसात करना, यानी किसी भी जो बिंदु है या किसी भी चीज को सीखने के लिए पहले उसका हमें आत्मसात करना पड़ता है, यानी कि उसके साथ हमें जुड़ना पड़ता है और ऐसा फील होता है कि भाई उस काम को हम ही कर रहे हैं और उसमें जो किरदार होता है उसमें हमें घुसना पड़ता है, उसको कहते हैं आत्मसात करना। तो उस व्यक्ति को, वो झील के अंदर कचरा डाल रहा है, तो उसको हम किसके तहत कहेंगे, उसको हम कहेंगे एक तो अनुच्छेद 48 का, ये दायित्व तो किसका है, राज्य सरकार का है, लेकिन उसको हम ये कहेंगे कि भाई 48 के तहत तुम पर्यावरण संरक्षण नहीं कर रहे हो, यानी पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हो, आप ये काम नहीं कर सकते हो। एक उसको कहेंगे मौलिक कर्तव्य, यानी 51 के तहत, 51 के अंतर्गत लिखा गया है कि वन झील पर्यावरण, यानी कि वन झील और वन्य पशु, इनका आपको संरक्षण करना है। तो उसके अंतर्गत झील का भी वर्णन है, नदी का भी वर्णन है। तो आप उसको कह सकते हो कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन मौलिक कर्तव्य में तो अगर आप वो नहीं करें तो नहीं करें, उसकी मर्जी है, उसके अंदर कहीं बाध्य नहीं किया गया है, आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो। लेकिन उसके थ्रू आप क्या काम कर सकते हो, जो मैं आपको बता देता हूं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी वन्य जीव का शिकार करता है, या वो वन्य जीव जैसे कि उसके अंतर्गत आ जाता है, या पर्यावरण प्रदूषण करता है, वो पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम के तहत उसको इसमें सजा मिल सकती है या उसको उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो हम इसके तहत हम उनको समझा सकते हैं। ये होता है, इन चीज़ों को या इन बिंदुओं को हम दैनिक जीवन से जोड़कर अगर हम सीखें तो आसानी से सीख सकते हैं। तो हम यहाँ पे रट नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन चीज़ों को या इन बिंदुओं को हम सीखेंगे या समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, रटने के बजाय। रटे नहीं, समझने का प्रयास करें। तो मुख्य कारण है तो इसका है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में लोक कल्याण के संकल्पना सम्मिलित की गई है, यानी राज्य के लोक कल्याण की। वो आ गया DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ये किस में है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला देखिए, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, तो देखिए आर्थिक न्याय प्रदान करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग
4 में सम्मिलित है। अब देखिए भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्यों की परिभाषाएं हैं। फिर इस प्रकार से अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है। इसी प्रकार से अभी सारे हम जितने भी इसके अनुच्छेद है उनका ऑब्जेक्टिव के माध्यम से अध्ययन कर लेंगे। अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। अब देखिए इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, यह आएगा अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51। फिर देखिए आगे देखिए, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 45। फिर इसके बाद में गोवध निषेध, अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन, अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन, ये आएगा, यानी गोवध निषेध है। निजी संपत्ति की समाप्ति, देखिए ये निजी संपत्ति की समाप्ति इसके अंतर्गत नहीं है, क्योंकि ये है अनुच्छेद 300 का, और ये पहले मौलिक अधिकार था जिसको हटा दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से नहीं है। अगला देखिए, इसमें वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, दूसरा पोषण स्तर ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों को आर्थिक हित को बढ़ाने का, कार्यपालिका न्यायपालिका। मैं इनके सबके अनुच्छेद लिख देता हूँ, नीचे से शुरू करता हूँ। ये तो हो जाएगा अनुच्छेद 50, ये अनुच्छेद 50, ये हो जाएगा अनुच्छेद 43, ये हो जाएगा अनुच्छेद 47। अब देखिए इनके अंतर्गत ये बातें आ गई। ये है मौलिक कर्तव्य, कौन सा है ये, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य है, तो ये आंसर हो जाएगा ए। बाकी ये सभी तो नीति निर्देशक तत्व है। अगला देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो कि मूल अधिकार में शामिल नहीं है। अगला देखिए, जो मूल अधिकार में शामिल नहीं है, अस्पृश्यता का अंत, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ये आ जाएगा अनुच्छेद 43 में। अगला देखिए, ये अनुच्छेद 43 में आएगा। बाकी ये मौलिक अधिकारों में शामिल है ना, है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, ये हो गया। तो ये तो हो गया मौलिक अधिकार, ये हो गया नीति निर्देशक तत्व। अगला देखिए, नीति निर्देशक तत्व, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है। देखो समाजवादी वो समाज का भला करेगा, और देखो समाजवादी का अर्थ होता है कि राज्य के अंतर्गत उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज यानी अर्थात राज्य का नियंत्रण होता है, उसे समाजवादी प्रक्रिया कहते हैं या प्रणाली कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, ग्राम पंचायतों की स्थापना, अनुच्छेद 40। जो अनुच्छेद 40 है वही यही बात बताता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। देखिए गांधीवादी जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत आएगा ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40। श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, देखिए ये उसके अंतर्गत आएगा मौलिक अधिकार में, अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य, देखो समान कार्य के लिए समान वेतन आएगा, अनुच्छेद 39। फिर इसके बाद में आएगा कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण, अनुच्छेद 50। फिर देखिए नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है, तो राज्य के लिए। ये राज्य की जिम्मेदारी है, सारे जितने भी नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़े थे राज्य को लागू करना है।
अगला देखिए, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये है गोवा के अंतर्गत। कहाँ है? गोवा के अंतर्गत। अगला देखिए, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई? तो ये आ जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? देखिए, कल्याणकारी राज्य अनुच्छेद 38 के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत राज्य की परिभाषा देखो, राज्य की क्या परिभाषा है? जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत है। अब अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या है कि कोई भी ऐसी संस्था, व्यक्ति जो नियम, अधिनियम और कानून बनाता है वो राज्य कहलाता है। अगला देखिए, 49 ये आ जाएगा, 49 में पर्यावरण वाला आ जाएगा, और 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका से आ जाएगा, और फिर 51 के अंतर्गत आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अगला देखिए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि किसी को भी निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का जो प्रावधान है वो किसके अंतर्गत है? तो 39 कै के अंतर्गत है। 39 में क्या है? तो 39 में है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। तो 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता ये क्या होती है? अभी ये क्लास और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। फिर आगे देखिए, अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। देखिए, इसको याद रखने का क्या है? 44 में क्या क्या लिखा हुआ? 4 और 4 4 क्या है? बराबर है। बराबर को हम क्या कह सकते हैं? समान। क्या कह सकते हैं? समान। इसलिए समान नागरिक संहिता की बात करता है तो 44 आएगा। इस प्रकार इस अनुच्छेद को आप याद रख लीजिए, ट्रिक बना लीजिए आप। थोड़ा अगर आपको याद करने में डिफिकल्टी होती है तो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 48 कै में है? पर्यावरण संरक्षण। ठीक है। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से? अनुच्छेद 50। देखिए, 45 में निःशुल्क शिक्षा है, 46 में SC/ST के लिए कुछ विशेष प्रावधान का वर्णन है। 58 देखिए, 58 है राष्ट्रपति के, जो राष्ट्रपति की इसमें आ जाएगी राष्ट्रपति की शर्तें, जो पद के लिए जो पात्रता होती है, अर्हताएं होती है, वो इसके अंदर 58 में आती है। ये 50 के अंतर्गत आ जाएगा न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण। देखिए, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण का मतलब होता है बंटवारा, और बंटवारा जब भी होता है तो क्या होता है? 50-50 होता है, आधा आधा होता है। और 50-50 होता है तो अनुच्छेद 50 यही कहता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण होता है। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। अगला देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए? तो अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। देखो, जो चुनाव है वो इसके अंतर्गत है, तो है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। और 55 में है चुनाव की प्रक्रिया, यानी कि चुनाव की रीति यानी कि हम बात करें तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से जो चुनाव होता है वो अनुच्छेद 55 में आएगा। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय ये आ जाएगा आंसर। और 48 में क्या आ जाएगा? कृषि और पशुपालन। कृषि व पशुपालन। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्बल यानी दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी? तो अनुच्छेद 45। वही 46 में SC/ST, इसमें स्वास्थ्य, इसमें कृषि और पशुपालन। अगला देखिए, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? देखो, मद्यपान निषेध यह आ जाएगा अनुच्छेद 47, इसमें स्वास्थ्य की बात कही गई है।
काम का अधिकार, फिर इसके बाद में समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39। फिर इसके बाद में सूचना का अधिकार, ये नहीं है, तो काम का अधिकार भी है, ये आ जाएगा अनुच्छेद 42। इसके अंतर्गत मानवोचित कार्य होना चाहिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। देखो, नहीं जोड़ा गया है पूछा है, नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहा है। शोषण एवं युवाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, और देख 39 क में सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। देख फिर उद्योगों के प्रबंध में, तो इसके अंदर सभी नागरिकों के लिए समान संहिता, तो ये तो अनुच्छेद 44 में पहले ही है। ये 48 में है, ये सॉरी 48 में नहीं है, ये 39 अनुच्छेद 39 के अंतर्गत है, और इसमें भी ये जुड़ा हुआ है बी में, 39 बी में, ये 39 ए में है, और ये है अनुच्छेद 43 क में, इस प्रकार से। तो इसमें से ही आ जाएगा आंसर, ये इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, कहां से? तो आयरलैंड से। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। अब देखिए, इनमें मैं बता देता हूं, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली की गई है। क्या ली गई है? संसदीय प्रणाली। सोवियत संघ से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। फ्रांस से क्या लिया गया है? देखिए, फ्रांस से क्या लिया गया है, ये आप, मैं इसका फिर बताऊंगा आपको, अभी इसको छोड़ दीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? भाग 4 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो 36 से 51। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो देखिए, इसके अंतर्गत ये प्रश्न मुझे रिपीटेड लग रहा है, इसमें ये आना चाहिए, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, इसके अंतर्गत और भी है, और एक के भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये दोनों में, तो इसको आप स्किप कर दीजिए, यही होना चाहिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही होनी चाहिए, जो क्योंकि वो मस्तिष्क को प्रतिबिंबित, यानी कि वो एक प्रतिबिंब है, तो यही आएगा, ये 100% प्रस्तावना ही आएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक, राजनीतिक, और तो इसमें देखिए, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा के अनुसार दे दिनांकित चेक कहा है? तो इसमें कहा है केटी शाह ने। किसने कहा है? केटी शाह ने। भारत के संविधान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, अनुच्छेद 51। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के नीति निर्देशक तत्व आ जाएगा 39 अनुच्छेद। भारतीय संविधान के निम्न भागों में से किस में न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण है? यह आ गया 50-50 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक सिद्धांत देखिए वाद योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको लेके आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो। राज्य सरकार को आप ये तो कह सकते हो कि इनको आप लागू करें स्वास्थ्य के लिए, कल्याण के लिए, शिक्षा के लिए, लेकिन वाद योग्य नहीं करे तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? तो किस पर निर्भर है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर है। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है?
तो देखिए जो मूल अधिकार है वो बंधनकारी है, जबकि मूल नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी तत्व नहीं है। देखिए मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है। अब देखिए यहाँ मूल कर्तव्य आ गया, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 क में और 51 क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की समीक्षा पर। जब भारत के अंतर्गत 1975 से 1977 तक इमरजेंसी काल रहा, उसके बाद में उसी के अंतर्गत जो 1975 में जब जून 1975 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति फखरू अली अहमद, उसके बाद में 1976 के अंतर्गत ये संविधान संशोधन होता है और इनको मौलिक कर्तव्यों को रूस के आधार पर यानी रूस से लेकर इसमें जोड़ दिया जाता है और एक कमेटी बनाई जाती है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इसमें से सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना बिल्कुल है, हिंसा का परित्याग करना, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, भारत की सार्वभौमिक एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो देखो इसमें धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये नहीं है, बाकी तो ये है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, हिंसा का परित्याग, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखना। यानी अगला देखिए, एक बार हम ये देख लेते हैं कि जो मौलिक जो कर्तव्य है उनमें से कौन कौन से शामिल है। इनको देखना बहुत ही जरूरी है। ये आ गया मौलिक कर्तव्य। अब इनमें कई बार प्रश्न बनते हैं, तो आप एक बार इनको थोड़ा ध्यान से देखिए। कई बार आपको दिख तो रहा है ना, थोड़ा मैं इसको और जूम कर देता हूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। ये लीजिए, अब आसानी से दिख जाएगा आपको। अब देखिए जो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के अंतर्गत है और 51 क में है। अब कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है? सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों को आप ध्यान रख लीजिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है और इससे कम से कम 8-10 प्रश्न बनते हैं। प्रश्न कैसे बनते हैं जो मैं बता देता हूँ। इसके क में यानी वाक्यांश इसके 11 वाक्यांश है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य पहले कितने थे? 10 थे, फिर बाद में 11वां कौन सा जोड़ा गया, यानी कि निःशुल्क शिक्षा का जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 2002 में। कौन से संविधान संशोधन, यानी कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा वाला शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। अब देखिए इसके अंतर्गत पहला संविधान क में संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, एक एक शब्द का आप ध्यान रखें, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान। ध्यान रखिए इसके अंदर राष्ट्रगीत नहीं आया है, तो प्रश्न आएगा कि वाक्यांश क के अंतर्गत किस शब्द का वर्णन नहीं है? तो राष्ट्रगीत राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का तो है, लेकिन राष्ट्रगीत का नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। फिर इसके बाद में देखिए भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा के लिए उसे अक्षुण्ण रखे। ये तीनों ही शब्द याद रख लेना, प्रभुता, एकता और अखंडता। ये किस में भी आया था? प्रस्तावना में भी आया था। अगला देखिए, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं गोला बना रहा हूँ। फिर आगे देखिए, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व, यानी वही बंधुता वाली भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो, यानी कि इसमें भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो। फिर देखिए, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा
को समझे और उसका परिरक्षण करे। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में परिरक्षण की बात कही गई है, किसकी? उसने तो कहा था कि प्रभुता की, एकता की और बंधुता की या संस्कृति की। तो परिरक्षण किसकी? संस्कृति के परिरक्षण की बात कही गई है। फिर इसके बाद में देखिए, ये तो और भी इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं ताकि ठीक रहेगा। अगला देखिए, फिर इसके बाद में इसके अंतर्गत देखिए, ये चारों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों शब्द कौन कौन से हैं? हमारी प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव। ये एक बार पूछा गया था कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, या वन्य जीव की जगह पशु दे दिया था, तो वन है, झील है, नदी है। अभी थोड़ी देर मैंने पहले उदाहरण बताया था कि एक व्यक्ति झील के किनारे बैठा हुआ ऐसे उसमें कचरा डाल रहा है, तो वो मैं इसी के आधार पर बताया था। अगला देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, हिंसा से दूर रहे, अभी आया था हिंसा का परित्याग करे। फिर इसके बाद में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अगला ये लास्ट जो जोड़ा गया था 11वां, यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अब देखिए, ये तो हो गए मौलिक कर्तव्य। ये आगे मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, सही है। वैज्ञानिक प्रकृति का विकास करें, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण करें, उपयुक्त सभी। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51 के में भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से है? अभी बताया था, सोवियत संघ से। निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 यानी कि 42वें संविधान संशोधन, सरदार स्वर्ण सिंह कहाँ पे है? सरदार स्वर्ण सिंह, 42वां संविधान संशोधन। अगला देखिए, फिर इसके बाद में 76वें संविधान 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए? अब देखिए, ये जो प्रश्न है ये कह रहा है कि 1976 की बात कर रहा है, तब तो कितने थे? 10 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो 11 है। अब देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो ये आ जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता बनाए रखना, धर्मनिरपेक्ष का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो संविधान का पालन तो है, ये नहीं है धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्यों भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसमें से देखिए, ये तो अनुच्छेद 50 ये नहीं है, नीति निर्देशक तत्व है। हमारी मिलीजुली संस्कृति वो आ गया, समृद्धि को विरासत और संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुक्त अनिवार्य शिक्षा, अछूत परंपरा को समाप्त करना। तो देखिए, इसके अंतर्गत आंसर तो होगा ये। अब ये क्यों होगा? क्योंकि इस प्रश्न में लिखा गया मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है होना चाहिए, क्योंकि है ना, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो इसमें क्या आंसर आएगा? ये वाला आंसर आएगा, क्योंकि नहीं आएगा वहां पे ऑप्शन में।
निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसमें भी है आम भाईचारा की भावना को उजागर करना, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उद्यमों को संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्धि और विरासत। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यमों को संरक्षण करना, उद्योगों की इसमें कई बात नहीं आई है, ये नहीं है। ये बात आई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और किसमें, अनुच्छेद 43 में। तो साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट्स करें, और इससे भी बेहतर क्लासें और आएगी। और जो सुपर मैराथन क्लास है इसका पार्ट 2 है। और इस प्रकार से भारतीय संविधान और जो राजनीति है, राजनीति की सभी प्रकार की क्लासें आपको इस चैनल पे अवेलेबल होगी। और इसके साथ ही जो हम बात करें, जिस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात हो, चाहे विचारकों की बात हो, चाहे पाश्चात्य जगत के विचारक हो, चाहे भारतीय राजनीति के विचारक हो, उन सभी के जो संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, और इसके अलावा राष्ट्रपति और संसद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनके जितने भी संवैधानिक प्रश्न जितने भी तैयार होते हैं, वो सारे प्रश्न तैयार करके ऑब्जेक्टिव के रूप में लाएंगे। और इसके बाद में कुछ समय बाद में इनकी नोट्स वाली क्लास भी हम चालू करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली कक्षा में।